आतिफ साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को भी इससे फ़ायदा हो, उन्हें पता चले कि ये वायरस जो चौथी लहर है ये उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इससे बचने के लिए फ़ौरी इक़दाम क्या किए जाने चाहिए। क्या ये जो डेल्टा वायरस है इसके फ़ौरी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं, कैसे किसी बंदे को पता चलेगा कि इसका वायरस का वो शिकार हो गया फ़ौरी तौर पर टेस्ट करवाने से पहले? अच्छा, ये इसमें एक बड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसमें जो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये एक जो इसमें जो ख़तरनाक बात है वो एक इसकी कि जो मुंतकली की रफ़्तार है और मुंतकली की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इसके जो अलामात हैं वो भी आम कोरोना वायरस से कुछ काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। जो डेल्टा वायरस का जो डाटा है उसमें जो इसकी जो अलामात यूजुअली होती हैं वो आम नज़ले ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। यानी इसमें जो है वो सर में दर्द होगा, नाक बहरी होगी, नज़ला हो रहा होगा और गला ख़राब होगा। ये इसकी इब्तदाई अलामात हैं जो कि आम तौर पे इसको यही महमूल किया जाता है कि ये आम नज़ला बुखार है। और इसके अलावा जैसे पहले था जो वायरसेस थे उसमें जैसे स्पेशली खुशबू का ना आना, बदबू का ना आना और जायके का चला जाना, ये इसके अंदर बहुत कम देखने में आ रहा है। लेकिन इसके बाद ये जो नज़ला ज़ुकाम होता है इसके बाद ये बहुत तेज़ी से फेफड़ों में चला जाता है और इसकी अलामात जो हैं वो फिर वो सांस का रुकना और फिर वो सैचुरेशन का, ऑक्सीजन का ड्रॉप होना और ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाती हैं, जो कि पिछले कोरोना वायरस के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो इसकी यही अलामात हैं और इसीलिए अब हर मरीज़ को जिसको नज़ला ज़ुकाम हो या गले में ख़राश हो उसको सस्पेक्ट किया जाना चाहिए कि इसको जो है वो कोविड है और उसको इमीडिएटली जो है वो उसको क्वारंटीन हो जाना चाहिए, आइसोलेट हो जाना चाहिए। और जिस तरह पहले था अभी भी इसी तरीके से है कि अगर आप फ़ौरन अगले दिन या दूसरे दिन टेस्ट करवाएंगे तो मुमकिन है वो पॉजिटिव ना आए, तो अलामात देखते हुए और इसके बाद क्वारंटीन हो जाएं और तीसरे या चौथे दिन जो है वो आप अपना PCR का टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो है वो इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। अच्छा, अब जो है वो पहले के मुकाबले में एक बात बहरहाल बड़ी पॉजिटिव है कि इसके कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हो गए हैं। मिसाल के तौर पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल्स एंड एरर के बाद जो है वो कई इंजेक्शन लगाए गए और बड़े महंगे इंजेक्शन भी लगाए गए, लेकिन अब जो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वो एक ख़ास हद तक, मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो माहिरीन कहते हैं वो ये है कि 94% से नीचे अगर चली जाए तो वो ख़तरनाक है और 93% से नीचे चले जाए तो फिर फ़ौरन जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट जो इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हमारी ज़बान में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, अब बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर CRP है, D डाइमर है, LDH है और इस तरह के दूसरे जो टेस्ट हैं 12 लेबॉर्ट्री के, वो फ़ौरन हो जाने चाहिए और उनको देखते हुए अगर अर्लीस्ट जो है वो रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन शुरू हो जाए तो इसकी क्योर जो है वो बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी के साथ हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिनका 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल आ जाए उनको ऑक्सीजन लगानी चाहिए या उनको मेडिकेशन पे रहना चाहिए? बिल्कुल 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 लगानी चाहिए। 90 से ऊपर सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल कम है और 90% से सैचुरेशन पे ऑक्सीजन लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा डॉक्टर साहब, जो मेडिसिन फौरी तौर पे ट्रीटमेंट है वो कौन सी होनी? जैसे पहले के हम देखा पहले वायरस के दौरान तो एंटीबायोटिक्स का या पैनाडोल का इस्तेमाल फौरी करवा दिया जाता था, इस वायरस के लिए फौरी जो है वो मेडिसिन कौन सी हो? जी नहीं, देखिए पैनाडोल तो जो है वो एक सिम्टोमेटिक है, वो बुखार और दर्द को कम कर देगी लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, इसका जो अब कदर हद तक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन है, एंटीवायरल है जिसको रेमडेसिविर कहते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बासानी दस्तयाब है मार्केट के अंदर। लेकिन उसके कुछ शुरू करने से पहले उसके कुछ आप यूँ समझ लें कि कोई एक ख़ास किस्म के टेस्ट होते हैं जिनको करने के बाद अगर वो बिगड़ने लगे तो डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर माहिरीन की निगरानी में जो है वो शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं शुरू कर सकते जैसे एक एजिथ्रोमाइसिन को लोगों ने मजाक बना लिया कि वो जनाब जिसको भी सिम्टम हुए वो अभी भी यही होता है कि जी हमने क्या कहा जी एजिथ्रोमाइसिन खा ली। हर जनरल प्रैक्टिशनर जिसको कोविड का पता है नहीं पता है, हर किस्म का हकीम जो इलाज करता है, मोहल्ले का जो भी आप समझ लें कि जो अपने ख्याल में उनको बड़ी तिब की मालूमात होती है, वो किसी भी शख्स को लोग खुद ओवर द काउंटर जो है हमारे यहाँ बड़ा मसला है एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर देते। तो अब उसका जो है वो कोई एज सच रोल प्रूवन नहीं है। उस वक्त ये चीज़ें थी लेकिन अब वक्त के साथ ये चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अब है वो रेमडेसिविर है, डेक्सामेथासोन है और कुछ ब्लड को जो है ब्लड थिनर्स हैं जो कि
دیے جا سکتے ہیں. تو فوری طور پہ تو نہیں ہوتا, فوری طور پہ تو وہی جو آپ کے علامتی ٹریٹمنٹ ہوگا, یعنی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے آپ نے پیناڈول دے دی یا کوئی نزلے زکام کے لیے دوائی دے دی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو بھی مریض ہے جس کو یہ علامات ہیں وہ آئسولیٹ ہو جائے, کوارنٹین میں چلا جائے اور 3 سے 4 دن کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائے. تو اس کے بعد ہی اس کا علاج کوارنٹین میں جو ہونا ہے اس کے لیے بہت زیادہ پہلے کی نسبت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پھیلتا ہے, پہلے سے زیادہ افیکٹولی آگے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. جی بالکل, ٹرانسمیسیبلٹی اس کی زیادہ ہے اور اس کا ایک واضح ثبوت ہے. اس کا کوئی آپ سمجھیں کہ سائنٹیفک ڈیٹا تو موجود نہیں ہے, لیکن جیسے ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ پہلے گھر میں ایک آدمی کو ہو گیا, ایون ایک صاحب کو ہو گیا لیکن ان کی بیوی کو بھی نہیں ہوا, بچوں کو بھی نہیں ہوا, اسی طریقے سے کسی ایک آدمی کو ہو گیا اور باقی گھر والے سارے محفوظ تھے تو کوارنٹین تھے. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال اکثر مختلف ہے. اب اگر ایک گھر میں ایک آدمی کو ہے تو لازمی طور پر جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس گھر کے بیشتر افراد کو یعنی بالکل الٹا ہو گیا ہے, ایک آدھ کوئی آدمی جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور باقی سارے لوگوں کو جو ہے وہ کووڈ ہو جاتا ہے. تو ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ جی جو کووڈ کا مریض ہے وہ کوارنٹین میں ہوتا تھا, اب الٹا ہو گیا, جو ہیلدی ہے وہ بیچارہ کوارنٹین میں, باقی گھر والے جو ہے وہ آزاد ہیں. تو ایون یہ کہ ہم نے بچوں میں بھی دیکھا ہے, بچوں کے اندر بھی علامات آ رہی ہیں اور اس کی بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ پازیٹیوٹی بالکل موجود ہے. تو اس کی ٹرانسمیسیبلٹی سے یہی ہے کہ کوارنٹین بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے. بالکل.